बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। जम्मू कश्मीर में जब भी अवामी लिहाज से या अवामी मामलात के हवाले से बात आती है तो यकीनन कश्मीर क्राउन के जांबाज रिपोर्टर्स हर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के हर गोशे में अपना फ़र्ज़ अवलीन समझकर काम सिर्फ अवामी मफाद के हवाले से करते आए हैं, गुज़िश्ता दौर में भी। और इस वक्त जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन के साथ साथ एक वबाई बीमारी ने इंसानों पर वो हमला किया है जिसकी वजह से हुकूमतें परेशान हैं, अवाम परेशान है। ज़र्रा ज़र्रा इस वक्त सिर्फ आसमान की तरफ देखकर रब्बे जुल जलाल से एक ही दुआ करता है कि इस वबा से हमें अब निजात दिलाइए। बहरहाल नाज़रीन, हमारा फ़र्ज़ है कि हम आप तक वो जानकारी पहुंचाएं, हम आप तक वो इंफॉर्मेशन दें जो इस वक्त आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में लगभग 2.5 लाख के करीब केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए गए हैं, लेकिन उनमें से 1 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं। 50,000 के करीब। नाज़रीन गौर से सुनिएगा मेरे अल्फाज, आज गौर से सुनिएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको एहतियात करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों के लिए, अगर आप जम्मू कश्मीर में आने वाली नस्लों के लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं तो यकीनन आपको इस वक्त एहतियात करना होगा। आप खुद समझ सकते हैं, हम इस वक्त उसी मरकज़ के बिल्कुल बाहर है जिसके अंदर इस वक्त मौत और ज़िंदगी की वो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई चल रही है जिसको जीतना हमारे लिए इस वक्त फ़र्ज़ बन गया है। और मैं मुतारिफ कराना चाहूँगा आपके साथ कश्मीर के उस जांबाज को, जम्मू कश्मीर के उस सपूत को जो गुज़िश्ता 1 साल से लगातार हमारे लिए ज़मीनी सतह पर न सिर्फ काम कर रहा है बल्कि 2000 से ज़ायद लोगों की अल्लाह के बाद डॉक्टर नवीद, प्रोफेसर नवीद जैसे सपूत ने आज तक हमारी जानें बचाई हैं, हमारे बच्चों के साथ साथ बुज़ुर्ग नौजवानों को ज़िंदगी जीने का एक रास्ता दिखाया। नवीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नवीद साहब, सबसे पहले आपको कश्मीर क्राउन की तरफ से सलाम, बहैसियत मुदीर आला, और मेरी सारी टीम की तरफ से आपको सलाम। जिस अंदाज से, जिस लिहाज से आप लड़ रहे हैं इस बीमारी के साथ, आपने लोगों को एक रास्ता दिखाया जीने का, जो लोग पहले ही मर चुके थे डर से, खौफ से, लेकिन आपने उनमें जीने की एक उम्मीद जगाई। नवीद साहब, ओपनिंग रिमार्क्स में मैं जाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपसे शायद साहब ये कहूँगा कि जो ये बीमारी है, ये नई बीमारी थी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मैं और मेरी टीम जो सीडी अस्पताल में है, वो फैकल्टी से लेके बाकी रेजिडेंट डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, स्वीपर से लेके ड्राइवर तक, हर किसी ने ये उस टाइम अहद कर लिया कि अगर ये छाती की क्योंकि बीमारी थी तो हमने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम एक पहल लेंगे, हम वॉलंटियर करेंगे इस बीमारी से लड़ने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस टाइम इनिशिएटिव लेके, और जो इनिशियली तो हमारे भी, अगर देखें, हम पे भी एक डर था कि कैसे पेशेंट से डील करेंगे, कैसे उनको ट्रीट करेंगे, इन्फेक्शन का कितना ख़तरा है। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए डॉक्टरों में भी और बाकी स्टाफ में या कोई भी हेल्थ एहलकार हो, एक डर जो है वो धीरे धीरे कम हो गया। इवन इन सोसाइटी अगर हम देखें, जो एक खौफ सा माहौल था, एक डेथ सेंटेंस माना जाता था पहले कि अगर किसी को कोविड का इन्फेक्शन लगता था या पॉजिटिव करार दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को भी पता चल गया, हालांकि ये इन्फेक्शन बहुत बीमारी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स विद प्रॉपर सर्वेलेंस, विद प्रॉपर केयर रिकवर कर लेते हैं। इसलिए अलार्मिंग सिचुएशन तो मैं कहूँगा है हमारे लिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम एहतियाती तदाबीर पे रहें, उन पे अमल करें, तो इंशाल्लाह हम ये लड़ाई जो है वो जीत सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नवीद साहब, चूँकि आज ये इंटरव्यू आपने अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद कश्मीर क्राउन को इस लिहाज से दिया कि आप अवामी मफाद के हवाले से काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारी इन्फेक्शंस आज तक आई, स्पेनिश फ्लू, बाकी जो वबा आई आज तक।
आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं बाकी जो आज तक बीमारियां आई हैं? एज पल्मोनोलॉजिस्ट आप या लंग्स के हवाले से आप एक स्पेशलिस्ट हैं, आप कैसे समझते हैं इस बीमारी को? देखिए, ये बीमारियाँ तो ये तो आते रहते हैं, पैंडेमिक, मतलब मुख्तलिफ तरीके के पैंडेमिक हुए हैं आज तक। पहले आप स्पेनिश फ्लू देखिए, वो भी रेस्पिरेटरी इलनेस थी, या उसके बाद प्लेग देखिए, वो भी एक इलनेस थी। इवन H1N1 जो हम एक तरीके का एंडेमिक डिजीज़ बन गई है, या सीजनल फ्लू बन गया है। इसी तरीके से ये भी एक वायरल बीमारी थी, जो ये कोविड-19 जो नया वायरस डिस्कवर हुआ उस टाइम, तो ये बैट से या वो कहाँ से, ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ, और इस वायरस के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। ये फैमिली एक ऑफ वायरसेस है, जिसमें सार्स या मर्स पहले वायरसेस थे, जो इसी फैमिली के वायरसेस थे। हालांकि उनमें अगर हम देखें तो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इन्फेक्शस नेचर जो है इतना ज़्यादा नहीं था। आप देखिए, मर्स से मोर्टेलिटी 40% तक गई थी, लेकिन इसमें हम मोर्टेलिटी 2% देख रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इन्फेक्शसनेस कितनी है, एक बंदा कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और जितने ज़्यादा इन्फेक्शस होते हैं, अगर मोर्टेलिटी की तादाद में देखें, मोर्टेलिटी बहुत बढ़ सकती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बट एब्सोल्यूट नंबर। देखिए, मैं आपको एग्जांपल ये दूंगा कि अगर हम मोर्टेलिटी 2%, यानी कि 100 मरीज़ों में से 2 की डेथ होगी, लेकिन अगर वो 100 पेशेंट्स इन्फेक्ट करते रहे लोगों को, और ये क्योंकि एक्सपोनेंशियल राइज होता है, अगर वो लाख तक पहुँचे, आप खुद देख सकते हैं 2% के हिसाब से वो नंबर ऑफ डेथ्स कितनी इंक्रीज़ हो सकती है। तो इस वजह से ये वायरस जो है ये थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी हालांकि कम है, लेकिन इन्फेक्शसनेस होने की वजह से ये ऐसी लेवल पे पहुँच जाता है नंबर ऑफ पेशेंट्स कि इसमें एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए ये आते रहे हैं, क्योंकि ये अभी तक अगर हम देखिए, हम 1.5 साल से इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जो भी हम दे रहे हैं, मतलब एक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, सेकंड बाकी सब एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं। अभी तक हमारे पास कोई ठोस इस बीमारी के अगेंस्ट कोई ऐसा ड्रग नहीं कह सकते हैं कि ये इस बीमारी को ट्रीट कर सकता है। इसका मतलब डॉक्टर साहब, आप ओपनली कहते हैं कि वी डोंट हैव स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर कोविड? एब्सोल्युटली, ये सब जो ड्रग्स हैं, दीज आर एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स, जिनको ऑथराइजेशन मिली है इमरजेंसी की बेसिस पे, और इस पे सिर्फ रिसर्च ही कंटिन्यूसली चल रहा है कि कौन कितना कारगर है इस बीमारी में। इवन जो एंटीवायरल्स है, फेविपिरावीर है, रेमडेसिविर है, लोगों के पे जो एक इम्प्रेशन सा है कि शायद ये अद्विया जो है ये इस वायरस के अगेंस्ट कोई ठोस ट्रीटमेंट है, और मारामारी आप देख रहे थे इस दवाई के लिए हो रही थी जब ये बीच में अवेलेबल नहीं था। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि इस पर मारामारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है इस वायरस के अगेंस्ट। हाँ, ये स्टडीज़ जो हो रही हैं, रेमडेसिविर का हमने देखा है कि ये हॉस्पिटल स्टे एक पेशेंट का कम कर सकता है, लेकिन मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है। यानी कि अगर कोई पेशेंट एडमिट हुआ है 15 दिन में नहीं, वो 10 दिन में डिस्चार्ज हो सकता है या सेहतियाब हो सकता है, लेकिन पेशेंट की रिकवर होने में रेमडेसिविर का उतना ज़्यादा रोल नहीं पाया गया है। तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपने चूँकि प्रॉपर अभी इसके खिलाफ जो है मेडिसिन्स या वैक्सीनेशन की बात आती है, चूँकि वैक्सीन्स इस वक्त लगवाए जा रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि यू आर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी इससे, या इस हवाले से लोगों को क्या कहते हैं? देखिए, एब्सोल्युटली, देखिए, वैक्सीनेशन जो है, हमने पहले ही कहा था, अगर इस वायरस की अगेंस्ट हमें जंग जीतनी है, 2 ही चीज़ें हैं, एक तो एहतियाती तदबीर है और सेकंड वैक्सीनेशन है। देखिए, जो वैक्सीनेशन का अमल तो अब मेरे ख्याल में 3 महीने से चल रहा है, और हम देख रहे हैं कि हमारे पास डेफिनेटली जो पेशेंट्स वैक्सीन लगवाने के बाद भी पॉजिटिव आया है, यानी कि वो वैक्सीन लगवाया तो उसके बाद उनका टेस्ट हुआ, मे बी माइल्ड सिम्टम्स हो गए तो टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आया, लेकिन हमने अभी तक बहुत कम देखा है कि उन पेशेंट्स में ये बीमारी सीवियरिटी इख्तियार करे, यानी कि उनमें सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड डिजीज़ होती है और वो रिकवर कर लेते हैं। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन से एक प्रोटेक्टिव रोल है। लोग समझते हैं कि शायद एक बार वैक्सीन लग गया तो शायद उसके बाद कोविड उन पे असर नहीं करेगा। ये है, पहले एक बार जब वैक्सीन लग जाता है, एक एंटीबॉडीज़ बनने में करीब 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, और फिर उसका सेकंड डोज से वो बूस्टअप हो जाता है, उसकी एंटीबॉडी लेवल जो होती है या इम्यूनिटी होती है, तो उसके बाद एक इंसान को प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन वो अभी तक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं हमें पता है कि ये वैक्सीन किस हद तक प्रोटेक्ट करेगा और कब तक प्रोटेक्ट करेगा।
इस पे भी रिसर्च भी हो ही रहा है। लेकिन जिस जिसको मौका मिले, जब भी मौका मिले, जब उसकी बारी आए वो आगे आए, वैक्सीनेट करा ले। उसमें अगर फिर खुदा न खास्ता उसको कोविड इन्फेक्शन हो भी गया, लेकिन वो इतनी सीवियरिटी इख्तियार नहीं करेगा और उसमें वो इंशाल्लाह जानलेवा नहीं साबित होगा। डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपने पेशेंट्स को देखा, क्योंकि यू हैव बीन अ सोल्जर, you have been an undisputed soldier to fight against this virus, particularly when we talk about Jammu and Kashmir and the people. So आप undisputed है, आप पे सल्यूट हम करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए हमें कि जहाँ तक इस वायरस का ताल्लुक है, कोविड-19 वायरस, अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाती है, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड कि, या अगर आपने किसी, क्योंकि आई हर्ड कि इसमें आप फिर जो है पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जाता है या बाकी मामला जो होते हैं, लेकिन आपने क्या देखा, क्योंकि लंग्स के हवाले से सबसे ज़्यादा डैमेज करता है ये वायरस, आपने उन पेशेंट्स में क्या देखा? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, अराउंड 80% पेशेंट्स होते हैं, वो माइल्डली सिम्टोमेटिक होते हैं या एसिम्टोमेटिक होते हैं और वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से रिकवर कर लेते हैं। 20% ऑफ द पेशेंट्स करीब मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ में मुब्तला होते हैं, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है या इंजेक्टेबल्स या एडमिशन या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से भी 20%, यानी कि ओवरऑल अराउंड 5 से 7% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्रिटिकल केयर या आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। अब फर्स्ट वेव और सेकंड वेव जो हमारी आई है, इसमें थोड़ा सा हमने डिफरेंस पाया है। फर्स्ट वेव में हम देख रहे थे कि मेजॉरिटी हमारे एसिम्टोमेटिक होते थे पेशेंट्स, और हमारे जो मेजॉरिटी जो सीवियर डिजीज़ में मुब्तला होते थे, जो एडमिट होते थे, वो पेशेंट्स होते थे जिनमें या तो कोमॉर्बिडिटीज़ होती थी या एल्डरली होते थे। लेकिन इस सेकेंड वेव में हमने देखा कि हमारे जवानों पर भी हमला हो रहा है, यानी कि पिछली बार हम देख रहे थे प्रॉब्ली उनका इम्यून सिस्टम की वजह से वो इसको विदस्टैंड करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटी, जिनका इम्यून सिस्टम ठीक है, उन पे भी ये लंग्स पे हमला कर रहा है और वो भी मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ में मुब्तला हो रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद इस पे हम देख रहे हैं कि रैपिड प्रोग्रेशन हो रहा है। पेशेंट्स हमारे पास आए, वो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक थे, कोई बीमारी के अलामत नहीं थे, ऑक्सीजन बराबर था, और 2-3 दिन में ही उनकी जो हैयत है पूरी चेंज होती थी, डिसैचुरेट होते थे और सीवियर निमोनिया में मुब्तला होते थे। थर्ड चीज़ हमने देखा कि इस वायरस में जो है, इसमें इन्फेक्शसनेस काफ़ी बढ़ गई है। लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि अगर हमारे कंटैक्ट ट्रेसिंग जब होती थी, हम देख रहे थे कि करीब 20 से 30% लोग जो कंटैक्ट में आते थे वो पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन आजकल हम खुद देख रहे हैं कि अगर एक अफराद खाना पॉजिटिव होता है तो विद इन ए वीक आप देख लेते हैं कि पूरी फैमिली की फैमिली पॉजिटिव आ जाती है। तो इन्फेक्शसनेस इस वायरस की बढ़ गई है। ये म्यूटेशन है या ये पहले भी पिछले साल भी? देखिए, ओब्वियसली वायरस की बिहेवियर में तो चेंज आया है। म्यूटेशन है या नहीं है, वो तो जब तक जीनोमिक एनालिसिस नहीं होती है तब तक साइंटिफिकली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वायरस के बिहेवियर में चेंज आया है। तो ओब्वियसली दिस मस्ट बी ड्यू टू सम म्यूटेशन इन द वायरस। आप देख रहे हैं कि जो बाकी जहाँ पे जीनोमिक एनालिसिस हुई है और जहाँ पे डेथ रेट बढ़ी है, जहाँ पे हमने देखा है कि इन्फेक्शसनेस बढ़ी है, वहाँ पे आपने इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी डबल म्यूटेशन पाई गई है। आप अभी रिपोर्ट आया है अलीगढ़ से, जहाँ पे हैवक क्रिएट हो गया था यूनिवर्सिटी में, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। तो वहाँ आपने देखा कि उन्होंने जीनोमिक एनालिसिस में पाया कि डबल म्यूटेशन हुई है। लेकिन जब तक जीनोमिक एनालिसिस की रिपोर्ट नहीं आती तो साइंटिफिक बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि म्यूटेशन हुई है। लेकिन डेफिनेटली एज अ क्लिनिशियन मैं ये कह सकता हूँ कि डेफिनेटली वायरस की बिहेवियर में जो है वो चेंज तो आया है, इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शसनेस एंड इन टर्म्स ऑफ कॉजिंग सीवियर डिजीज़। तो डॉक्टर साहब, जब हम वापस अब आते हैं जम्मू और कश्मीर की तरफ, चूँकि आपको क्या लग रहा है इस वक्त, क्या वी शुड गो फॉर मास टेस्टिंग या कम्युनिटी लेवल पे हमने हर एक का टेस्ट करने की ज़रूरत है? अब क्या डॉक्टर नवीद साहब इस बात की तायीद करते हैं कि दिस वायरस हैज़ इंटर्ड इन आवर सोसाइटी? नहीं, ऑब्वियसली वो तो है ही। कम्युनिटी में तो हम देख रहे हैं कि इस टाइम वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का उतना फ़ायदा नहीं है। मान रहे हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का उतना फ़ायदा नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर किसी का कॉन्टैक्ट किसी के साथ हो गया है या माइल्डली सिम्टोमेटिक भी है तो ही शुड इमीडिएटली गो फॉर अ टेस्ट। जल्दी टेस्ट करने से क्या फ़ायदा होगा कि एक तो हम अर्ली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अर्ली वो सुपरविजन में रहेगा, और उससे ज़्यादा ये होगा
कि अगर वो आइसोलेट उसी टाइम होगा, उस आइसोलेशन की वजह से हम बहुत लोगों को इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि अर्ली आइसोलेशन, एक तो पेशेंट भी अंडर ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट अर्ली इनिशिएट होगा अगर उसको ज़रूरत है, और सेकंड जो वो इस पीरियड में बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। मेरा सवाल डॉक्टर नवीद साहब कुछ और था, चूंकि मानते हैं कि जिसकी सिम्टम्स हैं उनको चाहिए कि ही शुड गो फॉर टेस्टिंग। सो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव दैट दे शुड गो फॉर मास टेस्टिंग नाउ? ऑब्वियसली वो तो मतलब मास टेस्टिंग, देखिए कम्युनिटी वाइज तो वो होता ही है कि रैंडम टेस्टिंग होती है किसी एरिया में जहाँ पे भी हम केसेस पाए जाते हैं, वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जाती है और रैंडमली वहाँ पे टेस्ट कर लेती है। तो सब कम्युनिटी का या एक एरिया का मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा सबका टेस्ट करवाना। हाँ, जो जिनका कुछ भी कांटेक्ट हो किसी पॉजिटिव पेशेंट से या सिम्टोमेटिक हो, या रैंडम बेसिस पे एक कम्युनिटी में टेस्टिंग होनी चाहिए टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ इन्फेक्शन एट। तो डॉक्टर नवीद साहब, व्हेन शुड अ पर्सन गो फॉर टेस्ट? व्हेन शुड ही गो फॉर टेस्ट? व्हेन उसको कब जाना चाहिए हॉस्पिटल के? नहीं जी, मुझे अपना टेस्ट करना है, मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना है। देखिए, पहली बात तो यही कहूँगा कि अगर कोई भी माइल्ड सिम्टम्स भी किसी को हो, सिम्टम्स को हर किसी को पता है कि फीवर आना, गले में खराश, ज़ुकाम, सांस फूलना, पूरे बदन में दर्द, टेस्ट लॉस होना, स्मेल का ना होना, या कोई भी कांटेक्ट किसी भी पॉजिटिव पेशेंट के साथ, वो कितनी देर के लिए भी हुआ हो, मास्क पहना हो नहीं पहना हो, तो अगर कांटेक्ट हुआ है तो इमीडिएटली उसको टेस्ट कराना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक जो आपने कहा है, उसको उनको कैसे पता चलेगा कि वी शुड गो फॉर टेस्ट? देखिए, एसिम्प्टोमेटिक अगर कोई बंदा है लेकिन उस इन्फेक्शन तो कहीं ना कहीं से आया होगा, दैट मीन्स उसका कांटेक्ट किसी न किसी पॉजिटिव पेशेंट के साथ हुआ है। तो अगर किसी का भी कांटेक्ट हुआ है और उसके बाद 5 से 7 दिन उसको हुए हैं, तो इमीडिएटली उसको टेस्ट कराना चाहिए। और एट द टाइम ऑफ कांटेक्ट के बाद उसका फ़र्ज़ है कि उसको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट्स आ जाते हैं, बुज़ुर्ग ही मान लीजिए, तो वो कोविड लेके आते हैं, तो जब उनका टेस्ट मुस्बत आता है, पॉजिटिव आता है, तो वो समझते हैं कि वो अक्सर हिस्ट्री देते, हम तो 3 महीने से घर से निकले ही नहीं, तो हमें कैसे इन्फेक्शन होगा। लेकिन ये इन्फेक्शन बाहर जाके नहीं लगता है, उनके घर ही आ जाता है। देखिए, एक जवान है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उसका किसी के साथ कांटेक्ट हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, वो एसिम्प्टोमेटिक रहा, वो अपने घर को गया, वहाँ पे उसने देखा कि अपने बाकी फैमिली के साथ कांटेक्ट हुआ और वो इसको इन्फेक्ट कर लेगा। और ये बुज़ुर्ग जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या बाकी अमराज में मुब्तला है, तो उसमें वो इस बीमारी की जद में आ जाता है। तो इसलिए अगर कोई भी हमें बाहर जाने वाले लोग हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कुछ भी सिम्टम्स उनमें आ जाए या कांटेक्ट हो जाए किसी पॉजिटिव पेशेंट से, उनको आइसोलेट करना चाहिए और इमीडिएटली टेस्टिंग करनी चाहिए। और हमें जो भी इस टाइम, क्योंकि इस टाइम हम देख रहे हैं कि इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है इस इन्फेक्शन की इन द कम्युनिटी, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या बाकी बीमारियों में जो मुलव्वस पेशेंट्स हैं, उनसे मिनिमाइज़ करें कांटेक्ट। इवन घर पे अगर वो जाएं, उनको आइसोलेट ही रखें, मतलब ओल्ड एज जो भी हैं, बिल्कुल उनको अलग रखें। और अगर आप जनरली भी कहते हैं कि अगर वो पॉजिटिव हैं, या जनरली उनको? नहीं, मैं जनरली बोल रहा हूँ, अगर कोई कोमॉर्बिड है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उसको आइसोलेटेड रूम में रखें और मिनिमाइज़ करें कांटेक्ट। उनसे अगर मिलना है, खैर खबर पूछनी है, तो कम देर तक उनके पास जाएँ और मास्क लेके जाएँ, ताकि एटलीस्ट वो प्रोटेक्टेड रहें। क्योंकि जो जवान हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनमें कम चांस है कि ये बीमारी सीवियरिटी इख्तियार करे। बच्चों का क्या सीन है? नहीं, बच्चों का तो हम देख रहे थे, देखिए पिछली वेव में हम देख रहे थे कि ये वायरस किसी एज ग्रुप को नहीं देखता। इन्फेक्ट तो हर किसी को करता है, वो बच्चा हो, वो नौनिहाल हो, यंग एज का हो, एल्डरली हो, किसी को नहीं बख्शता है ये वायरस। न ये किसी ज़ात को देखता है, न ये किसी गरीब को देखता है, तो ये रिलीजन को देखता है। बिल्कुल, ये हर किसी को इन्फेक्ट करता है। लेकिन पिछली बार हम देख रहे थे कि हमारे बच्चे जो थे वो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते थे, उनमें कोई बीमारी के आसार नहीं होते थे, हाँ पॉजिटिव आ जाते थे। लेकिन ऑफ लेट, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, बुज़ुर्गों के अलावा हम जवानों में भी आजकल देख रहे हैं कि ये निमोनिया कॉज करता है। और बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि उनमें भी जो अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, फीवर होता है, गला ख़राब होता है, ज़ुकाम होता है, ये सिम्टम्स कॉज करते हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये हमें
इस जो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि थर्ड वेव जो है वो बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, तो इसके थर्ड वेव कब आएगी? अभी तो सेकंड वेव हमें ख़त्म नहीं हो रही है, तो थर्ड वेव तो अभी मैं इंतजार नहीं कर रहा हूं, अल्लाह बचाए नवीद साहब, लेकिन एक डर है लोगों में। आपको क्या लग रहा है कि मैं ये कहूँगा कि आजकल हम लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं। लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है किसी चीज़ का। लॉकडाउन नो डाउट हमारे नंबर ऑफ़ केसेस को घटाएगा, जो चेन है हमारी इन्फेक्शन की उसको ब्रेक करेगा और हमारे केसेस कम हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक बार जब खुल जाएगा लॉकडाउन, हमारे रेस्ट्रिक्शंस ईज आउट हो जाएंगी, हमें एसओपीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर हम आपको लग रहा है नवीद साहब इट इज़ गोइंग लॉन्ग लास्ट? देखिए, ये लॉन्ग लास्ट की बात नहीं है। अल्टीमेटली ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, जैसे फ्लू हमारा एंडेमिक हो गया, ये भी उसी में लैंड करेगा और ए टाइम विल कम व्हेन वी विल बी हैविंग एन इफेक्टिव वैक्सीन जो हमें फुल्ली इसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। देखिए, वायरस की फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है म्यूटेशन की। ये तो हम फ्लू में भी देखते हैं कि हर साल हमें एक नया वैक्सीन लगवाना पड़ता है फ्लू के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए। इस हो सकता है इसमें भी हमें एक ऐसे ही हमारा जो है वैक्सीन बने जिसको हम पीरियडिकली देने की ज़रूरत पड़े और जो हमें लॉन्ग टर्म फिर प्रोटेक्शन देगा। और हो सकता है तब तक हमारे पास कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होगा आफ्टर ड्यू रिसर्च, तो उस टाइम हम SI ऑफ रिलीफ ले सकते हैं। और ये मास्क वगैरह जो है या जो बाकी सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना या सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, वी विल बी बैक टू आवर यूजुअल लाइफस्टाइल। लेकिन जब तक हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल ना हो कि हमें श्योरिटी हो कि ये वैक्सीन जो है हमें 100% प्रोटेक्शन देगा या एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमारे पास जिंदगी का दस्तूर है, तब तक हमें ये लाइफस्टाइल अपनाना है। ये हमारी बेहतरी के लिए है, हमारी सोसाइटी की बेहतरी के लिए है। नवीद साहब, कुछ सवालात हमसे पूछे गए थे लोगों ने, लैक्टेटिंग मदर्स की बात करें वैक्सीनेशन के हवाले से, या एक और सवाल है अहम कि जहाँ तक प्रेग्नेंट वीमेन का ताल्लुक है या बच्चों का ताल्लुक है, उनके हवाले से क्या? देखिए, वैक्सीनेशन अभी जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट लेडीज़ और लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज जो है उनमें रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड क्या नहीं है? रिकमेंडेड बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी सेफ्टी अभी तक एसरटेन नहीं हुई है। लेकिन अभी स्टडीज़ आई हैं यूनाइटेड स्टेट से या बाकी एडवांस कंट्री से जहाँ पे इनकी ट्रायल चल रही है और दे हैव फाउंड इट दैट उनमें सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। लेकिन जब तक हमारी पूरी ट्रायल्स नहीं होती हैं तब तक ये नहीं दे सकते। और धीरे धीरे आप देखेंगे टाइम विल कम व्हेन वैक्सीन जो हमारे पास मैसर होगा, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी सेफ़ होगा, लैक्टेटिंग के लिए भी सेफ़ होगा और बच्चों के लिए भी, जैसे हमारे पास फ्लू वैक्सीन है। इनफैक्ट फ्लू वैक्सीन में अगर हम देखते हैं तो प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग एंड चिल्ड्रन में हम रिकमेंड करते हैं कि ये इनको ज़्यादा ज़रूरी लेना है। इस वजह से जब इनकी ट्रायल्स आएंगी कि जो एसरटेन करेंगी कि ये एब्सोल्युटली सेफ़ है इनमें, तो इंशाल्लाह उनमें भी हम फिर ये वैक्सीन दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर नवीद साहब, एक और सवाल है, अक्सर हम देखते हैं कि बायलेटरल निमोनिया के हवाले से शिकायत आती है कि कोविड से बायलेटरल निमोनिया या लंग्स में बड़ा इफेक्ट होता है। क्या आप मानते हैं कि इससे पहले भी जो नॉर्मली होता था, क्या कोई उसके साथ टच तो नहीं है कि ये कोविड की वजह से ही होता है? नहीं, देखिए, नमूनिया तो नॉर्मल सी चीज़ है। नमूनिया तो अक्सर होता है लोगों में, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और इसमें भी नमूनिया के कॉजेज़ होते हैं, बैक्टीरियल नमूनिया होता है, वायरल नमूनिया होता है। ये कोविड ही एक ऐसा वायरस नहीं है जो नमूनिया कॉज करता है। बाकी वायरसेस भी है हमारे जो कोविड जो बगैर भी कर सकते, बिल्कुल वो भी नमूनिया में कॉज कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम जो है एक डेफिनेटली एक रेडियोलॉजिकल पैटर्न आता है जो हमें शकावर बना सकता है कि ये कोविड नमूनिया है, जो डिफरेंट है एक बैक्टीरियल नमूनिया से। और बैक्टीरियल नमूनिया में हम देख रहे हैं कि देखते हैं कि जब हम एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं तो वो रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें जो है जो कोविड नमूनिया है हमारा, उसमें जो रेमिनेंट्स हैं, जो रेडियोलॉजिकल पिक्चर होती है, एक तो टिपिकल अलग सी होती है, पैटर्न की होती है, और उसके बाद उसको रिजॉल्व होने में हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम लगता है। वो पेशेंट तो नेगेटिव हो जाता है, वो रिकवर कर लेता है, वो नॉर्मल होता है। लेकिन जो उसका एक्सरे या CT स्कैन जो होता है, जो नमूनिया के फीचर्स दिखाता है, उसको क्लियर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। डॉक्टर नवीद साहब, चूँकि आखिरी लम्हात है प्रोग्राम के, आपसे मैं कुछ मुख्तसर सवालात और जवाबात भी जानना चाहूँगा। ऑक्सीजन के हवाले से शिकायत है CD हॉस्पिटल, आपके CD हॉस्पिटल से, तो क्या ऑक्सीजन को क्या आपको लग रहा है कि वाकई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ऑक्सीजन जो है इस टाइम लाइफलाइन है इस डिज़ीज़ के लिए। और ऑफ लेट जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि
मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उनको, 20 लीटर 30 लीटर। तो हमारे जो सिटी अस्पताल की अगर मैं बात करूं, हमारा जो हर कोई बेड है वहाँ पे ऑक्सीजन पॉइंट लगा हुआ है और जितनी ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी है वो उसको फुलफ़िल कर रही है। हाँ, लेकिन मैं ये साथ में कहूँगा कि जो किसी पेशेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है, 20 लीटर्स होती है, 30 लीटर्स होती है, जो एक फ्लो मीटर होता है एक ऑक्सीजन वॉल से जो वो करता है वो 15 लीटर्स तक प्रोवाइड कर लेता है। अब जिस पेशेंट को 30 लीटर्स की ज़रूरत है तो उसको सप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमने वहाँ पे 5 लीटर के ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स भी रखे हैं, तो 15 हो गए, 5 उसका हो गया, 20 हो गए। तो कि जिस पेशेंट की इसकी ज़्यादा नीड है उसके लिए फिर एडिशनल सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमने मैसर कराए हैं। तो आपको लग रहा है कि बीच बीच में प्रॉब्लम्स हो रही है पेशेंट? नहीं, मैं ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन में है, अब पेशेंट को जब एक सिलेंडर मिलता है, आप देखिए 80-90 पेशेंट्स हैं वहाँ पे, अगर हम 40 ही देखें, 40 को हाई फ्लो की ज़रूरत है और उसको एडिशनल सिलेंडर्स तो मैसर हैं, रिफिलिंग कंटिन्यूसली हो रही है और पेशेंट्स को प्रोवाइड करने थे। लेकिन अब इसमें यही है कि कभी टाइम लग जाता है, उसको बैकअप सिलेंडर भी चाहिए, इसकी वजह से ह्यू एंड क्राई होता है। जी वो तो नेचुरल। देखिए अब हम वी आर इन इमरजेंसी, वी आर इन ये तो ऐसा स्टेट है, आप देखिए, आप इटली में देखिए, स्पेन में देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए, उनका हेल्थ केयर सिस्टम इस बीमारी के साथ को। तो नवीद साहब, एक और सवाल है, अब ये भी बता दीजिए हमारे नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं, लाखों की तादाद में आपके साथ उम्मीद वाबस्ता है कश्मीर को, कि कोविड से बचने के लिए या नमूनिया से बचने के लिए या ओवरऑल अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए इस बार लोगों को क्या करना चाहिए, खाने के लिहाज से, बाकी मामलात के लिहाज से क्या करना चाहिए? देखिए पहले तो मैं यही कहूँगा कि जिसको मौका मिले और जहाँ पे भी अवेलेबल हो वैक्सीनेशन वो करा लें। ये सीवियर डिजीज़ के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देगा। साथ में एहतियाती तदाबीर, जैसे मैंने पहले कहा कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मास्क कभी नहीं उतारना है, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके खान पीन जो है, ओबियसली हमारा इम्यून सिस्टम जितना भी स्ट्रॉन्ग होगा उतना हमें इस वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगी। तो जितना भी आप इम्यून सिस्टम बाई मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स, इसकी रेट बढ़ गई है। नहीं, फ्रूट्स, ऑब्वियसली फ्रूट्स एंड ट्रस्ट मी यस्टरडे समबडी वाज टेलिंग मी, भाई मुझे कीवीज नहीं मिलते, मुझे जम्मू से मंगाने पड़ते हैं। नहीं, देखिए कोई भी फ्रूट, कोई वेजिटेबल जो है वो आप यूज़ करें अपने इम्यून सिस्टम को। आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या सिंपल मैं ये कहूँगा कि पानी खूब पिए। पानी, वाटर, जितना आप पानी पिएंगे उतना आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का इम्यून सिस्टम होता है वो बूस्ट अप होगा और आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। कश्मीर पानी बहुत पीना है, बहुत, डॉक्टर नवीद साहब कहते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप सेफ रहिए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए। ये बीमारी ऐसी है, ये किसी को नहीं छोड़ती है, जितना आप प्रोटेक्शन लेंगे उतना ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। अच्छा, बच्चों के लिए कोई ख़ास? देखिए बच्चों में हम अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट कोई आता है तो वो किसी के लिए परेशान नहीं होता, बच्चों के लिए बहुत परेशान होता है कि हमारे घर में बच्चे हैं। बच्चे अभी तक हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनमें ये बीमारी जो है वो सीवियरिटी इख्तियार नहीं कर रही है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इवन इन चिल्ड्रन आप उनको बाहर न जाने दें अननेसेसरली, और जितना भी मिनिमाइज कांटेक्ट लोगों से हो उतना, क्योंकि बच्चे हमने देखे हैं बच्चे कैन बी वेरी डेंजरस कैरियर्स। अगर बच्चों को इन्फेक्शन लग गया, क्योंकि बच्चों को हर कोई साथ में ले जाता है और यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते थे और वो एक्ट कर रहे थे एज कैरियर्स और वहाँ पे बाकी लोगों को फिर इन्वॉल्व कर रहे थे। इसलिए आप जब भी आप बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाए, उनके भी अपील मैं पहले ही करता हूँ कि उनको भी वैक्सीनेट करा लीजिए जब वैक्सीन अवेलेबल होगा, और प्रिकॉशनरी मेजर्स उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितने एक अडल्ट के लिए। डॉक्टर साहब, एक मुजम्मिल नाइक साहब लिखते हैं हमें कि वैक्सीन के बाद कुछ लोग अनवेल फील करते हैं, तो देखिए वो तो नेचुरल सी बात है, हर ये इसी वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड नहीं है। एवरी वैक्सीन? हाँ, बच्चों को वैक्सीन करे या फ्लू वैक्सीन करे, उसके बाद भी फीवर आना, बॉडी एक्स होना या इवन लोकल साइड पे पेन रहना, ये नेचुरल सी बात है जो 2-3 दिन में सबसाइड हो जाता है। तो लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं, इफ़ दे आर पॉजिटिव, कैन दे ब्रेस्ट फीड? बिल्कुल, हमने लैक्टेशन में जो है विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, विद प्रॉपर केयर दे कैन कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड। हाँ, उनको मास्क लगाना है, अगर फेस शील्ड अवेलेबल हो तो फेस शील्ड लगाना है, और बच्चों को मिनिमाइज करना है उस टाइम कंटैक्ट, और वो ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं अपने बेबीज़ को। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि टेस्ट के हवाले से रैट और RT-PCR, इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आता है। कोई रैट टेस्ट करा के पॉजिटिव आ जाता है,
RT-PCR करा के नेगेटिव आ जाता है। देखिए, मैं पहले ये कहूँगा कि रैट जो है इसकी सेंसिटिविटी अराउंड 50% है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा RT-PCR है। लेकिन अगर किसी पेशेंट का रैट पॉजिटिव आ गया तो उसको एडिशनल टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो कंसिडर करे, अगर पॉजिटिव आ गया वो पॉजिटिव कंसिडर करे। हाँ, अगर कोई सिम्टोमेटिक है, रैट पे नेगेटिव आया, वो RT-PCR कर सकता है, जस्ट बिकॉज उसकी सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा है। अगर कंपेयर करें रैट के हिसाब से, RT-PCR की सेंसिटिविटी हमारी अराउंड 75% है। तो उसमें भी चांस है कि पॉसिबिलिटी है कि उसमें भी मिस हो सकता है कभी। अगर इन स्पाइट ऑफ रैट और RT-PCR भी उसका नेगेटिव आया लेकिन वो फिर भी सिम्टोमेटिक है, तो उसको डॉक्टर साहब से रब्ता कायम करना चाहिए। तो हो सकता है अगर उसका लंग्स इन्वॉल्व है तो उसका हो सकता है एक्सरे या CT स्कैन करना पड़े, जो फिर हमें एक बेटर पिक्चर दे सकता है कि ये कोविड का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो लंग्स के हवाले से एक आम इंसान को कोई सजेस्ट आप करेंगे कुछ के हाउ ही शुड फील कि हिज लंग्स आर ओके? देखिए, पहले इसमें जो भी कोई पॉजिटिव आता है उसको कॉल जाती है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की वजह से, उसको एक पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे अर्ली साइन हमारा कि आपके लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो एक तो खांसी है और सेकंड आपकी सैचुरेशन, वेट कफ हो या ड्राई कफ हो, और सेकंड सैचुरेशन ड्रॉप। हम देखते हैं कि इन पेशेंट्स में सबसे अर्ली इंडिकेशन जो होती है आपकी सैचुरेशन ड्रॉप होना। नॉर्मली हमारी 98-97 होनी चाहिए, किसी की कम होती है नेचुरली 92-90, लेकिन अगर किसी की सैचुरेशन 92 से कम हो रही है तो ही शुड इमीडिएटली कंसल्ट, गो टू हॉस्पिटल और कॉल द हेल्पलाइन। जो वहाँ पे फिर टीम जाती है, उनको एग्जामिन करती है और उनको अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है तो इमीडिएटली उनको ट्रांसफ़र कर देती है हॉस्पिटल। उसके अलावा चेस्ट पेन होना, ब्रेथलेसनेस होना या हाई ग्रेड फीवर आना, या किसी के पास पल्स ऑक्सीमीटर मैसर नहीं होता, ये उनके हाथ नीले पड़ना, होंठ नीले पड़ना, कान नीले पड़ना, ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का मिकदार जो है वो कम हो रहा है। तो ये एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ खुदा नखास्ता हो तो इमीडिएटली वो हेल्थ केयर ऑफिशियल्स को कांटेक्ट करे और वहाँ पे एक टीम जाएगी, उनको एग्जामिन करेगी, या अगर वो खुद भी नियरेस्ट कोविड हॉस्पिटल या कोविड केयर सेंटर है वहाँ पे जाके अपने आप को चेकअप करा सकते हैं। डॉक्टर नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आखिरी सवाल ज़रूर आपसे पूछूंगा कि आप कभी हारे नहीं, कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं। आपकी टीम जो आपको देख रही है इस वक्त, उनके लिए क्या कहेंगे? जो लोग आपको देख रहे हैं, एक उम्मीद समझ रहे हैं, क्या कहेंगे आखिर पे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हम अलॉन्ग विद माई होल टीम, अलॉन्ग विद द होल हॉस्पिटल, और यही नहीं पूरे हेल्थ केयर जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हेल्थ केयर, सब कुछ मैसर रखा हुआ है जितना भी पॉसिबल है, और हम यहाँ पे इस बीमारी के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। बस लोगों का ताउन की ज़रूरत है। आप जितना एहतियात करेंगे उतना हमारा काम भी आसान होगा और इंशाल्लाह आप भी सेफ रहेंगे। और जर्नलिस्ट के लिए भी दुआ कीजिएगा। बिल्कुल, वो तो आप तो फ्रंट लाइनर्स हैं ही। देखिए, यहाँ पे रिस्क लेना इतना आसान नहीं है। आप यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल में आए, ये भी एक रिस्क की चीज़ ही है, और हम भी आपको सल्यूट करते हैं कि जहाँ जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और इसमें इंशाल्लाह लोगों का भी फ़ायदा है और ओवरऑल हमारी कम्युनिटी का फ़ायदा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के एक मायनाज, होनहार, काबिल सलाम डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह, जो गुज़िश्ता साल से लगातार अभी तक एक सिपाही की तरह, एक सिपा सालार की तरह ग्राउंड में लड़ रहे हैं, बिना रुके, बिना झुके। ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को न सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं, बल्कि उनमें एक हिम्मत, एक हौसला, एक जीने की उम्मीद जगा रहे हैं। नाजरीन, एहतियात करिएगा। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई बंदर का नाच नहीं हो रहा, ये कोई तमाशा नहीं है, बल्कि रब्बे जुलजलाल की तरफ से एक आजमाइश। इस वबा की सूरत में इससे लड़ना हम सबका फ़र्ज़ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कैमरा टीम आबिद खान और बासित के साथ, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर अंसारी और मैं शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए श्रीनगर के चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल से और भी हेल्थ मराकज़ से हम आप तक ये जानकारी अवामी मफाद में पहुँचाते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर। लेकिन अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। नाजरीन, अपना ख्याल आप ज़रूर रख रहे हैं, लेकिन उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल कोई नहीं रखता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।
जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल बयान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है। आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है एक तहरीक में तब्दील हो गई है। कश्मीर क्राउन।